हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। मोदी जी अभी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये मोदी 3.0 का पहला बजट लॉन्च हुआ है, बजट 2024। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये मोदी गवर्नमेंट का पहला बजट है। इसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अच्छा, जब भी बजट लॉन्च होता है तो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होता है। जैसे रेलवे को क्या मिला, एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिला, हेल्थ सेक्टर को क्या मिला, यानी कि ये जो अलग अलग देश की तरक्की के लिए सेक्टर बने हुए हैं उनके लिए अलग अलग बजट अलॉट होता है और फिर वहाँ से डिसाइड होता है कि किस सेक्टर में क्या क्या काम किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या बजट अलॉट हुआ है। तो हमारा जो सेक्टर है वो है एजुकेशन का, क्योंकि हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट हैं। तो हमारे लिए इस बजट में क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या है, इस बजट में स्टूडेंट की लाइफ को बेहतर करने के लिए क्या किया गया है, उसको कैसे बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिले इसके लिए क्या किया गया है, कितना बजट अलॉट किया गया है, और जो स्कीम लाई गई हैं वो स्कीम स्टूडेंट के लिए कैसे फ़ायदे की हो सकती हैं, स्टूडेंट उन स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा के अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। पूरा वीडियो में मैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो बजट का सेक्टर है पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए, और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बजट 2024, इसमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। कितना? 1.48 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर किसी भी देश को अपने कंप्यूटर से आगे निकलना है और एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसका एजुकेशन का जो बजट है वो हर साल बढ़ना चाहिए। अगर कोई देश अपने एजुकेशन के बजट में कटौती कर रहा है तो निश्चित है वो कभी अपने कंप्यूटर से आगे नहीं निकल पाएगा और कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ये बात अब लिख लो, क्योंकि अगर वो एजुकेशन का बजट इम्प्रूव करेगा तो उसके यहाँ रिसर्च बेहतर होगी। अगर रिसर्च बेहतर होगी तो जो काम 10 दिनों में हो रहा है वो हो सकता है 3 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, तो वो अपने आप कंप्यूटर से आगे निकलेगा ना। कोई काम अगर 10 रुपए में हो रहा है तो हो सकता है अगर रिसर्च की बेस पर वो 2 रुपए में हो जाए, तो उसको फ़ायदा हुआ ना, तो वो आगे निकलेगा ना। इसलिए हर देश को अपना एजुकेशन का बजट हर साल बढ़ाना चाहिए, चाहे 1% बढ़ाए, 2% बढ़ाए, 50% बढ़ाए, 100% बढ़ाए, जितना बढ़ाए, लेकिन बढ़ाना चाहिए। तो इस बार का हमारा जो बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लॉन्च किया है। इसमें एजुकेशन सेक्टर के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 32% ज़्यादा है। मैंने आपको अभी बताया था एजुकेशन का बजट बढ़ना चाहिए, तो हमारा 32% बढ़ा है, यानी कि बहुत अच्छा मूव लिया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा डिसीजन है। अब ये जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का बजट है, इसमें नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग के लिए 5 स्कीम लॉन्च की गई हैं। कितनी स्कीम? 5 स्कीम। यही 5 स्कीम स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 5 स्कीम को मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। इसमें पहली जो 3 स्कीम है, 1, 2, 3, ये एपीएफओ से रिलेटेड है। चौथी स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? वुमेन से रिलेटेड है। और 5वीं स्कीम स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इस तरह से 5 स्कीम बनाई गई हैं और 5 स्कीम में इस बजट को डिवाइड किया गया है। पहली जो स्कीम है ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए है। अगर किसी को फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी कि पहली बार रोजगार मिलता है, और अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, कितना? 1 लाख रुपए से कम है, तो एपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में सरकार करेगी। और ये जो 15,000 रुपए की मदद है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी के जरिए सीधे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इससे क्या होगा? इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को मदद होगी। कितना? 210 लाख युवाओं को मदद होगी। ये क्या होता है? एपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 15,000 रुपए की मदद तब की जाएगी जब किसी की पहले जॉब लगी है, पहली पहली बार जॉब लगी है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, तो उसको गवर्नमेंट एपीएफओ में 15,000 रुपए की मदद करेगी, और ये 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में उसको दी जाएगी और डीबीटी के जरिए उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। मैंने क्या बताया था? पहली 3 स्कीम एपीएफओ से रिलेटेड है, तो एक हो गई। दूसरी स्कीम है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को एपीएफओ जमा के आधार पर 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। कितने साल?
4 साल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है और फर्स्ट टाइम उसे एम्प्लॉयमेंट मिला है तो एपीएफओ जमा के आधार पर पहले 4 साल उसे इंसेंटिव मिलेगा। इससे 23 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। कितना? 23 लाख युवाओं को। तीसरी स्कीम है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। किससे? सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इसकी स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों को एपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रीएम्बर्समेंट करेगी सरकार। तो ये 3 स्कीम एपीएफओ से रिलेटेड हो गई, यानी कि उन लोगों से रिलेटेड हैं जो पहली बार जॉब लेंगे। पहली बार जॉब लेंगे तो उन्हें एपीएफओ में सरकार मदद करेगी। अब ये जो चौथी स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विमेन से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है। नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल, बच्चों के लिए क्रैच और वुमेन स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। अच्छा, किसी भी देश की पॉपुलेशन लगभग 50-50% में डिवाइड होती है। अगर मेन सेक्टर पे टारगेट किया जाता रहेगा, अगर सिर्फ पुरुषों के लिए स्कीम बनती रहेंगी तो उसका 50% जो देश की पॉपुलेशन है वो तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी। और इंडिया में अब आप अगर देख रहे हो तो 21st सेंचुरी में महिलाएं बहुत तेज़ी से जॉब्स में आ रही हैं और तब से अपना देश भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो जो 50-50 सेक्शन है, जैसे महिलाओं का 50% लगभग और 50% पुरुषों का, दोनों 50% में डिवाइड होते हैं। हो सकता है कि पुरुष थोड़े से ज़्यादा हों या महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा हों, लेकिन दोनों को ग्रोथ करना पड़ेगा। तो ये जो तीसरी स्कीम है ये महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे, बच्चों की क्रैच और वुमेन स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। और जो 5वीं स्कीम है ये स्किल से रिलेटेड है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट को स्किलिंग लोन प्रदान किया जाएगा। कितना? 25,000 स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन दिया जाएगा। अच्छा, सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी और इंटर्नशिप के दौरान उनको 5,000 रुपये महीना स्टाइपेंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको इंटर्नशिप दी जा रही है और कोई इंटर्नशिप के टाइम पर स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, उनको 5,000 रुपये महीना स्टाइपेंड मिलेगा। और हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन, जिन स्टूडेंट को सरकारी योजनाओं का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये कंडीशन लगी है, जैसे टर्म एंड कंडीशन होती है ना, स्टार बना होता है, उसी तरह से ये है। 10 लाख तक का लोन स्टूडेंट अगर लेते हैं तो 3% पैसा सरकार देगी। लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या है? उस स्टूडेंट को सरकार की किसी भी योजना का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अगर वो सरकार की किसी भी योजना का फ़ायदा उठा रहा है तो फिर उसे ये लोन में फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर वो सरकार की किसी भी योजना का फ़ायदा नहीं उठा रहा है और 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लेना चाहता है तो उसका जो बैंक का इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट का 3% पैसा गवर्नमेंट देगी। कितना? 3% पैसा गवर्नमेंट देगी। और ये ए वाउचर्स, इसके लिए ए वाउचर्स लाए जाएंगे। जैसे प्राइवेट कंपनियां वाउचर देती ना, उसी तरह से वाउचर मिलेगा और उन वाउचर को आप रिडीम करके अपने लोन में 3% पैसा गवर्नमेंट से ले सकते हो। तो ये एजुकेशन लोन के लिए है, ये स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी हायर एजुकेशन या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है और उसकी फ़ीस 10 लाख के आसपास है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो 10 लाख रुपए तक का लोन ले। और टर्म एंड कंडीशन यही है कि उसको कोई गवर्नमेंट की योजना का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अगर फ़ायदा मिल रहा है तो 3% जो गवर्नमेंट देगी वो नहीं देगी। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का फ़ायदा नहीं ले रहा है तो उसको जो इंटरेस्ट होगा बैंक का, उसमें 3% गवर्नमेंट देगी। इससे क्या होगा? हर साल 1 लाख स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। ये एक अप्रॉक्सीमेट डाटा होता है कि इस स्कीम से लगभग इतने स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाएगा, इस स्कीम से लगभग इतने लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो लोन वाली स्कीम है, ये अनुमान है कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट इससे फ़ायदा ले पाएंगे। ये तो था इस बार का बजट। अब ये क्या है? पिछले 10 साल में देश में 7 आईआईटी खोले गए हैं। अभी लास्ट टाइम जब 1 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट जब पेश किया था तो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि जारी वित्त वर्ष में स्किल इंडिया के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसकी झलक इस बजट पे दिख रही है। ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है। ये जब इंटरिम बजट आया था
इलेक्शन से पहले जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए था, इलेक्शन होना था। तो इलेक्शन के बाद तो जो गवर्नमेंट फॉर्म होनी है वो बनाएगी, तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई और अब फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। तो अंतरिम बजट में ये घोषणा कर दी थी कि स्किल इंडिया के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 2014 से 24 तक 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम खोले गए हैं। देश में 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं, 16 ट्रिपल आईटीज और 390 यूनिवर्सिटी खुले हैं। और पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े हैं। ये अंतरिम बजट में एजुकेशन से रिलेटेड घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। तो ये तो इस बजट के प्रॉफिट हो गए, यानी कि जो इस बजट के फायदे हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो इस बजट की मैंने आपको बताई। अच्छा, कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं हर चीज़ में। अब अगर ड्रॉबैक देखें तो शिक्षा का बजट, अभी एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट ने यूपीए गवर्नमेंट के कंपैरिजन में लगभग 1.4% कम किया है। जो 2004 से लेके 14 तक यूपीए गवर्नमेंट थी और 2014 से 2024 तक अभी एनडीए गवर्नमेंट है, अभी भी एनडीए गवर्नमेंट है। तो अगर कंपैरिजन अगर आप करके देखोगे तो यूपीए गवर्नमेंट ने शिक्षा पर ज़्यादा बजट खर्च किया था। हर साल का यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है। पिछले 10 साल का अगर कंपैरिजन करोगे, पिछले 10 साल का यूपीए का और पिछले 10 साल का एनडीए का, जैसे 2004 में एजुकेशन का जो बजट यूपीए का था वो 2.32% था। 2014 में एनडीए का बजट था 3.82%, या ज़्यादा था। ऐसे ही कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। अब जैसे यहाँ पे 2006 में यूपीए का जो एजुकेशन का बजट था वो था 4.28%, लेकिन एनडीए का 2016 का बजट था 3.65%, यहाँ कम कर दिया। कभी भी किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है तो अपना एजुकेशन का बजट नहीं घटाना है। किसी और सेक्टर में बजट घटा लो, हो सकता है कोई ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे आप बजट की कटौती कर पाओ, कर लो, लेकिन एजुकेशन के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपने एजुकेशन को कम कर दिया, एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगा जाएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसलिए एजुकेशन बजट में चाहे 0.0001% का इंप्रूवमेंट करो, 0.0001% उसको बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ, हर साल बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन जब बेहतर होगी तो देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और जो काम आप 10 दिन में कर पाते हो सकता है 2 दिन में कर लो, जो काम 2 साल में कर पाते हो सकता है 2 महीने में कर लो, तो देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो ये एक कमी भी है कि यूपीए के कंपैरिजन में एनडीए ने पिछले 10 सालों में जो एजुकेशन का बजट है उस पर 1.4%, ये औसत एवरेज अगर निकाला जाए तो औसत 1.4% कम खर्च किया है। पिछले अपने यूपीए ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में 4.2% खर्च किया था और एनडीए ने 2.82% खर्च किया है, लगभग 1.4% कम खर्च किया है। अच्छा, रिसर्च में देखा जाए, अगर रिसर्च का बजट आप देखोगे, क्योंकि एजुकेशन बजट के अंदर ही रिसर्च का बजट आता है, तो इसमें एनडीए सरकार ने यूपीए के कंपैरिजन में 0.01% कम खर्च किया है, यहाँ भी कम खर्च किया है, लेकिन इसे भी बढ़ाना चाहिए। कितना भी कम बढ़ाओ, बिल्कुल 0.00001% बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ। वैसे तो कोशिश रहनी चाहिए जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना बढ़ाओ। रिसर्च का बजट अगर बढ़ाओगे तो आपका देश बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, वो इंसान हर टाइम ये कहता है कि एजुकेशन और रिसर्च, इस पर जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतना तेज़ी से आप ग्रोथ करोगे। तो रिसर्च का बजट भी पिछले 10 साल का अगर कंपैरिजन आप देखोगे तो 0.01% कम खर्च हुआ है। अच्छा, रिसर्च का बजट कम खर्च हुआ है, एजुकेशन का बजट खर्च हुआ है, तो इसका रिजल्ट कहाँ दिखता है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी की जाती है। इसमें वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप रिसर्च का बजट कम कर रहे हो, एजुकेशन का बजट भी ओवरऑल कम कर रहे हो, तो आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में कैसे आओगे? आपको वर्ल्ड की नंबर 1 अगर इकोनॉमी बनना है तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी भी तो आपके पास होनी चाहिए। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी मिनिमम 10 टॉप 10 में मिनिमम एक तो हो। अगर एक भी होगी तो आप वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। इसलिए एजुकेशन का बजट बढ़ाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कई जगह पढ़ा भी है। इस बेस पे मैं आपसे कह रहा हूँ, एजुकेशन का बजट कितना भी कम बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ। तो एजुकेशन का बजट घटा है, इसीलिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की टॉप 100 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप 100 में एक भी नहीं है। अगर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे है, लेकिन क्यूएस की वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग देखोगे तो इसकी रैंकिंग है 118 है।
IIT दिल्ली इंडिया में सेकंड नंबर पे है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो 150वें नंबर पे। तो ये क्यों रैंकिंग है? ये रैंकिंग इसीलिए है कि अभी एजुकेशन का बजट और बढ़ाना पड़ेगा, रिसर्च को और आगे ले जाना पड़ेगा। इंडिया की रैंकिंग 118 से शुरू होती है, यानी कि वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखोगे आप तो इंडिया का नंबर 118वें नंबर पे आता है। वहाँ पे IIT बॉम्बे है, उससे पहले इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो 118 से आपको टॉप 10 में अगर पहुँचना है, और टॉप 10 में पहुँचना ही पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे और स्टेबल ग्रोथ कर पाओगे। लंबे समय तक आपको टॉप पे बने रहना है, तो उसके लिए आपके पास जो इस रिसर्च है, जो एजुकेशन है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरी कोशिश है और मैं ये चाहता हूँ कि वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में मिनिमम एक यूनिवर्सिटी इंडिया की हो। तो ये था एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का बजट। मैंने कोशिश की है इसको आपको पूरा डिटेल में समझाने की, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं आपसे हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बजट 2024 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? मैंने आपको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का बता दिया, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड सेक्टर के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। अगर नहीं भी पता है तो गूगल पे सर्च करके इसका आंसर लिखो। अगर आप आंसर लिखोगे तो उस आंसर को कभी आप भूलते नहीं हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं आता, आपने स्किप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, तो वो क्वेश्चन कभी आपको याद नहीं होगा। मेरी बात को आप लिख लो, वो क्वेश्चन कभी आपको याद नहीं होगा। लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर नहीं पता है, आपने तुरंत गूगल खोला, उसका आंसर सर्च किया और उसको पढ़ लिया, मैं गारंटी लेता हूँ वो आंसर आप कभी भूलोगे नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में लिखना है, जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो लिखो, लेकिन आंसर लिखना। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, और कहीं भी आपको कोई डाउट होता है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बने आएगा, उस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।